जब कर रहे हैं तो फिर ऐसा करें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ भाई। क्या हाल है? जनता जनार्दन कहाँ गई? जाने दीजिए सबको, जो जहाँ है वो वहाँ रहे। ये लो। सबसे ज्यादा आंसर इसमें वीआईपी का है। आज हम लोग कहाँ पे आ गए थे? एक और जिंदगी के, है ना? एक और जिंदगी। एक और जिंदगी में हमने ये समझ लिया था कि कहानी क्या है। अब हम समझेंगे एक और जिंदगी के संवेदना पक्ष को। एक और जिंदगी, क्या समझना है इसके संवेदना पक्ष को? संवेदना पक्ष को। इसके बाद हम क्या समझेंगे? इसके शिल्प पक्ष को। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संवेदना पक्ष पर। संवेदना पक्ष में अगर हम देखें, हमने हमेशा बताया कि कभी कोई रचना हो तो एक दुनिया समानांतर की एक महत्वपूर्ण कहानी है, एक और जिंदगी, जो मोहन राकेश की कहानी है ना? मोहन राकेश एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी कहानियों का विषय क्या है? महिला और पुरुष के टूटते हुए संबंध। इसके अलावा उस व्यक्ति की त्रासदी भी यहां पे दिखाई जाती है जिसके संबंध टूट रहे हैं, है ना? तो यहां आप देखेंगे कि मोहन राकेश के जो नाटक रहे हैं, जो कहानियां रही हैं, सब में समस्याएं एक जैसी हैं। समस्याएं कैसी हैं? एक जैसी हैं। शहरी मध्यम वर्ग का पुरुष है और शहरी ही मध्यम वर्ग की नारी है, उनके बीच संबंधों की समस्या है। क्या है मूल समस्या? शहरी मध्यम वर्ग के पुरुष, जो शहरी मध्यम वर्ग है, शहरी मध्यम वर्ग की समस्या है मुख्यतः। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, उसकी समस्या है। और उसकी समस्या को अगर हम देखें तो मोहन राकेश अपने आप इस बात को बताते हैं कि मेरी जो कहानियां हैं वो स्वयं के टूटने की कहानी है। लोग कहते हैं प्यार में तो टूट गए। किसी से कोई प्यार करता है तो टूटता कैसे भाई? अगर कोई किसी को छोड़ दे तो व्यक्ति तिल तिल के मरता है, ठीक है? तिल तिल मर रहे हैं। हाँ, तिल तिल मरना मतलब धीरे धीरे मरना। जैसे देवदास मूवी देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो? आज देख लेना। देवदास में जो देवदास है वो पारो की याद में तिल तिल के मरा, घुट घुट के मरा। तो उसको डॉक्टर ने मना किया था कि तुम शराब मत पीना। उसने कहा कि अब क्यों ना पिए, जब जीना ही नहीं है तो पीना क्यों नहीं। और यही इसको कहते हैं तिल तिल के मरना। तो जो मोहन राकेश की कहानियां हैं वो संबंधों के टूटन की कहानियां हैं। आप लोग खूब यूज करते हैं, जैसे वीआईपी यूज करते हैं अपने अपने आंसर में टूटन शब्द लिखते हैं ये। तो संबंधों के टूटने की कहानियां हैं।
और संबंधों के टूटने के बाद जो व्यक्ति समस्याएं झेलता है, उन समस्याओं से जुड़ी कहानियां हैं, है ना। एक और जिंदगी इसी तरह की कहानी है। क्या क्या है यहां पर? शहरी मध्यम वर्ग की समस्या है, संबंधों के टूटन की कहानियां है, टूटन की कहानी है, और संबंधों के टूटन के साथ साथ जो जीवन में अगर आप देखें व्यक्ति के त्रासदी आती है, उसकी बात यहां पर है। व्यक्ति के जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है, व्यक्ति के जीवन की त्रासदी को यहां पर, हाँ, त्रासदी को दिखाया गया है। कि व्यक्ति के जीवन की त्रासदी क्या है, व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसकी त्रासदियां कैसी, क्यों त्रासदी दिखाई देती है? पुनीत, व्यक्ति के जीवन की त्रासदी यहां दिखाई देती है। और त्रासदी कैसी है? और एक गिलास पानी। त्रासदी कैसी है? जब कुछ भी हमें हासिल नहीं होता है, तो जब हासिल नहीं होगा तो हमारे जीवन में हर घटना ही दुख देगी। शहरी मध्यम वर्ग, आप जानते हैं, शहरी मध्यम वर्ग के पास भावना कम होती है, दिमाग ज्यादा होता है, वो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, फायदा नुकसान ज्यादा सोचा जाता है, और प्यार में फायदा नुकसान नहीं होता। जितना दे दो उतना कम है, लेकिन इस तरह का प्रेम अब कहां है? गांवों में तो है, शहरों में मतलब ज्यादा है। तो एक और जिंदगी कहानी में इसी बात को समझाया गया है कि संबंधों का टूटना कैसे एक त्रासदी बन जाता है, और त्रासदी बनने के बाद कैसे चीजें जो हैं खराब होने लगती हैं। तो संवेदना में इस पक्ष को हमने देखा, व्यक्ति के जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है, व्यक्ति के जीवन की त्रासदी क्या है उसे दिखाया गया है। अगर आप देखें तो यहां जो मोहन राकेश हैं, उन्होंने इस बात को समझा भी है और लोगों को समझाया भी है कि मेरी कहानियां कैसी हैं, संबंधों के टूटने की कहानियां हैं, और जब संबंध टूटते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कैसे कष्ट आते हैं, उन्हीं कष्टों को प्रकाश के माध्यम से दिखाया गया है। उन्हीं कष्टों को प्रकाश के माध्यम से दिखाया गया है कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे समस्याएं आती हैं। बीना है, प्रकाश है, पलाश है और निर्मला है। जीवन किस तरह से अलग अलग दिशाओं की तरफ मुड़ता है। एक निर्णय अगर हम न सही ले तो कहां से कहां हम पहुंच जाएंगे। अभी अगली कहानी हम लोग जब आएंगे, अगली कहानी आज की हमारी बड़ी अच्छी है, यही सच है, उसमें आप देखेंगे कि कैसे व्यक्ति जो सही नहीं है उसको सच मान लेता है और फिर उसके सामने कैसी परिस्थितियां बनती। सब कुछ यहां पर हमें देखना होगा। अगर आप देखें तो इस कहानी में एक बात आपको यह समझनी है कि मनुष्य के पास असंतोष है। असंतोष कैसा है कि उसके पास एक ही जीवन है, हमें एक ही जीवन मिला है, इसी एक जीवन में हमें जो प्रयोग करने हैं और उसी में हमें जीना भी है। मतलब हमारा जीवन एक है, इसी में ही हमको प्रयोग करना है, और ये प्रयोग सफल होगा कि नहीं सफल होगा, अगर उसका रिजल्ट नकारात्मक आए तो पूरा जीवन उसी से प्रभावित रहेगा। यह बात समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं सात्र एक बात कहते हैं। सात्र ने एक बात कही है कि निर्णय चाहे जितनी समझदारी से तुम ले लो, कोई निर्णय ले लो, उस निर्णय में कुछ न कुछ असंतोष जरूर रहता है।
बहुत छाट के शादी करो, बहुत छाट के कोई काम करो, उसके बाद भी वो तुम्हें निर्णय असंतोष जरूर देगा। दर्शन की बहुत बड़ी बात है। मतलब जो चीज तुमको सुख में दिखाई देती है, बुद्ध कहते हैं उसके अंदर भी दुख छिपा हुआ है। यही बात शास्त्र भी कहता है। कोई निर्णय हम लें, निर्णय लेने में कुछ भी कर लें, लेकिन उस निर्णय से कुछ न कुछ असंतोष जरूर उपजेगा। ये बात कहता है शास्त्र। यही मूल समस्या है इस नायक प्रकाश की। क्या है समस्या नायक की? कि कोई भी तुम निर्णय ले लो भैया, तुम निर्मला से शादी करो, चाहे जो बीना से किए थे, तुम्हारे निर्णय में एक समय के बाद तुमको ये समझ में आएगा कि निर्णय सही नहीं है, इसमें असंतोष दिखाई दे रहा है। बिना शादी किए, बिना पढ़ी लिखी, समझदार, उनसे ज्यादा तनख्वाह पाती, वेतन पाती, बिना इनके अभिमान को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि बिना खुद भी अभिमानी है। दो अभिमानी व्यक्ति लड़ेंगे तो टकराहट होगी, फिर अलग हो गए। ये बात यहां है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्रकाश जो इस कहानी का नायक है, वो हमेशा यही सोचता है कि जो मैंने निर्णय लिए, क्या वो निर्णय ठीक थे? अगर ठीक नहीं थे तो क्या अपने दूसरे निर्णयों के लिए मुझे कोई दूसरी जिंदगी मिल सकती है? इसीलिए इस कहानी का क्या नाम है? एक और जिंदगी। निर्णय तो ले लेते हैं आप, लेकिन क्या वो निर्णय सही है? और अगर निर्णय सही नहीं है तो क्या उस निर्णय को हम झेलते रहें पूरे जीवन भर, या कोई दूसरी जिंदगी हमें मिल सकती है? एक बात यहां पर आती है कहानी में, क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी को आरंभ कर सकता है? कि पीछे की जिंदगी को एकदम मिटा दिया जाए रबड़ से, ये लाइन हमने खींची और इसको ऐसे करके मिटा दिया? क्या ऐसा जीवन में संभव है क्या? ये संभव नहीं है। यही बात यहां पर इसके मन में भी है कि क्या सचमुच अपने पीछे की जिंदगी को कोई मिटाकर नए सिरे से जिंदगी को आरंभ कर सकता है? आखिर इंसान को जीवन जीने के लिए एक ही जीवन मिलता है। इंसान को जीवन जीने के लिए एक ही जीवन मिलता है, तो वहीं प्रयोग के लिए, वहीं जीने के लिए एक ही जीवन है। उसी में प्रयोग भी करना है, उसी में जीना भी है। ठीक है, तो क्या इंसान एक प्रयोग की असफलता को अपने जीवन की असफलता मान ले? एक प्रयोग असफल हो गया, मतलब यह है कि आपको एक ही जीवन मिला है, उसी जीवन में प्रयोग करना, उसी में जीना भी है। अगर जीवन में आपका प्रयोग, आपको लगा किसी को देखने बाद ये बहुत अच्छा विकल्प है, जैसे प्रकाश को लगा था, वो इस बात को समझ नहीं पाया कि जो मैं अभी निर्णय ले रहा हूं, उस निर्णय का आगे क्या प्रभाव होगा। वो अपनी पत्नी को तो छोड़ता है, लेकिन वो दूसरे के प्रति जब आसक्त होता है, जब उसके प्रति आकर्षित होता है, तो उसमें आकर्षित होने में वो उसकी मूल भावना को समझ नहीं पाता कि आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। आप देखेंगे कि अक्सर लोग भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं और बाद में उसका पश्चाताप करते हैं, भगवान ये अब क्या होगा, अब क्या किया जाए। आपको हिंदी साहित्य में एक दुनिया समानांतर की जो कहानियां हैं, वो जीवन का पूरा मर्म दे देंगी। लोग कहते हैं हिंदी साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए? हिंदी साहित्य इसलिए पढ़ना चाहिए कि जीवन की वास्तविकताएं हिंदी साहित्य में छिपी हुई हैं। मर्म है, यहां गहराई है, और वो गहराई अगर आपको समझ में आ गई तो आप जीवन में कुछ निर्णय आसान कर ले जाएंगे। भावनाओं से ज्यादा निर्णय नहीं होते, लेकिन भावनाओं की जरूरत है। बिना भावनाओं के मनुष्य यंत्र है, मशीन बन के जी नहीं पाओगे, क्योंकि मशीनें कोई भी भावनाएं उनके अंदर नहीं होती। लेकिन अभी शहरों का व्यक्ति, बड़े शहरों का व्यक्ति मशीन बन चुका है। उनके लिए संबंधों का मतलब नहीं है, इसीलिए संबंध मूल्यहीन हो चुके हैं, कोई उसमें लगाव नहीं है। यही बात यहां पर भी दिखाई देती है। दूसरी बात अगर आप ये देखें तो जो शास्त्र की बात क्या है, क्या कहता है शास्त्र इसको आपने, कि हमारे जीवन में कोई भी आप निर्णय ले लें,
हमारे जीवन में कोई भी निर्णय हो, कोई भी निर्णय हो, किंतु कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ दुख, असंतोष, असंतोष जरूर पैदा करता है। वो कुछ न कुछ दुख पैदा करेगा, असंतोष पैदा करेगा, जरूर ऐसा होगा। इसी का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं? जो प्रकाश का स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है उसको लिखो, मैं बोल रहा हूं। क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर, क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? बस, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसके संवेदना पक्ष में दूसरी बात यहां आपको दिखाई देगी, निरर्थकता बोध। निरर्थकता बोध, कभी कभी ये बोध होता है, सबको होता है कि जो भी किया सब निरर्थक। आमतौर पे बहुओं को बड़ा लगता है, जितना काम करती हैं उनको हमेशा लगता है कि सब कुछ किया धरा सब बेकार है, निरर्थक है। संबंधों में भी ऐसा होता है। और ये जो निरर्थकता बोध होता है, ये अगर आप देखें तो जिंदगी की व्यर्थता को दिखाता है कि हमारा जीवन व्यर्थ में ही जा रहा है। हम जिसके लिए इतना समय देते हैं वो हमारे बारे में एक मिनट भी नहीं सोचता, व्यर्थ हो गया जीवन। और यही निरर्थकता बोध हमें घुटन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अब आप एक बात ये भी समझिए, आप अंदर अंदर मनोविज्ञान भी पढ़ रहे हैं, इन कहानियों में मनोविज्ञान बहुत ज्यादा है। अंदर अंदर ही आपको वो असंतोष पैदा करेगा, वो घुटन देगा। और ये घुटन और असंतोष ही हमें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता, जीवन को निरर्थक बना देता है। और आप देखेंगे कि जब देश में आजादी के बाद जब नव लेखन का दौर शुरू हुआ तो लेखनी में इस बात को भी उभारा गया। हर व्यक्ति के अंदर यह लगा कि कोई जीवन जीने का मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भावनाएं नहीं है। और इसका उदाहरण एक लिखो, वहीं लिखो निरर्थकता बोध का उदाहरण। उसे लगता था कि जैसे वह जी ही न रहा हो, उसे लगता था जैसे वो जी ही न रहा हो, मरा हुआ सा। नहीं, कुछ लोग होते हैं भैया जी रहे हैं फिर भी दिखते नहीं हैं जीते हुए, मरे हुए से लगते। एक दिन वैसे ही मरना है, लेकिन जब तक जी रहो तब तक तो जीते रहो। और बोलो आवाज दो हम एक हैं, लेकिन लोग बोलते भी नहीं है। नहीं, उसे लगता था जैसे वह जी न रहा हो। फिर सिर्फ अंदर ही अंदर, आगे लिखो इसी में, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो। क्या यही वह जिंदगी थी? क्या यही वह जिंदगी थी जिसे पाने के लिए, क्या यही वह जिंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक खुद से संघर्ष किया था? वर्षों तक खुद से संघर्ष किया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनाएंगे इसमें संवेदना में? अगला पॉइंट हम लोग क्या बना सकते हैं? संबंधों का बिखराव या संबंधों का टूटना। संबंधों का बिखराव।
या टूटना। इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा एक और जिंदगी में कि जो संबंध हैं उनका बिखराव कैसे, संबंध टूट कैसे रहे, और जो संबंधों का टूटना है उससे कैसे मानव का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित है। शहर में आप देखते हैं, बड़े शहरों में आदमी अकेला है। आप सभी दिल्ली में रहते हैं, जो लोग अकेले रहते होंगे उनको समझ में ज्यादा आता होगा। और व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है यदि वह अपने सीमित संबंधों में भी खुश नहीं है। शहर में वैसे भी बहुत थोड़े संबंध होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत थोड़े सीमित संबंध होते हैं। अगर किसी का विवाह है तो पति पत्नी बच्चे, हो सकता है कि माता पिता, इतने ही लोग होंगे। और अगर इसमें भी बिखराव है, शहर में भीड़ है लेकिन कोई अपना नहीं, शहर है भीड़ है लेकिन कोई अपना नहीं, तभी आदमी रेल की पटरियों में निकल लेते हैं। देखो सब मनोविज्ञान है सारा, तब लगता है कोई अपना है ही नहीं। बड़े बड़े बुद्धिमान जब बुद्धि खराब होती बहुत ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो निर्णय आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े आईपीएस अफसर अपने आप गोली मार लिए, क्या कुछ समझ में नहीं आया उनको। जो एक क्षण जो निर्णय आता है उस निर्णय को समझ पाना और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल पाना, ये बहुत कठिन काम होता है। तो संबंधों का बिखराव, और जो संबंधों का बिखराव है ये एक ऐसी समस्या है कि जो केवल इस कहानी के नायक की समस्या नहीं है प्रकाश की, ये हर शहर के व्यक्ति की समस्या है कि उसके थोड़े से संबंध हैं, अगर वो संबंध भी नहीं संभलते हैं तो फिर वो घबरा जाता है, उसको लगता है अब कहां जाए। आप देखेंगे कि जैसे ही भारत में आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद धीरे धीरे भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ, चीज़ें अच्छी होने लगी, तो महिलाएं भी शिक्षित हुई, महिलाएं सशक्त हुई। और जब महिलाएं सशक्त हुई तो पुरुष कई हजार साल से उसी तरीके से महिलाओं के साथ था, निर्भर। लेकिन महिलाएं जब सशक्त हुई तो महिलाओं ने अधिकार की मांग किया, और जब अधिकार की मांग किया तो आप देखेंगे कि पुरुष सहज नहीं हो पाता। सहज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं सामंत सोया होता है, और रह रह के उसको उठाता है, अरे तुम पुरुष हो, तुम पति हो। कबीर कहते हैं कि दुनिया में असली पति है भगवान। विवाह एक सामाजिक बंधन है संसार का, आध्यात्मिक बंधन नहीं है, लेकिन उसको अध्यात्म का आवरण दिया जाता है कि इससे कोई भाग ना पाए। यूरोप में अध्यात्म नहीं, इसलिए लोग तुरंत अलग हो जाते हैं। देखो बात समझना तुम, यूरोप में अध्यात्म नहीं है विवाह में, वहां ठीक है, नई बात बन रही है, ठीक है, अपना अलग मामला ही अलग है। लेकिन भारत में 7 जन्म, एक जन्म नहीं 7 जन्म का मामला है। किसी भी धार्मिक पुस्तक में इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इतना अटूट बंधन इसलिए बनाया गया है कि भारत की संस्कृति अन्य देशों से अलग है। यहां सहयोगी की भूमिका रही है, लेकिन उसके बाद भी पुरुष के मन में जब यह भाव आता है कि नहीं ये महिला तेज है या मैं इससे कहीं पीछे रह रहा हूं, तो अहंकार जन्म लेता है, और संबंधों के टूटने में अहंकार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस कहानी में यही चीज आपको दिखाई देगी। विवाह हुआ, विवाह के बाद 2 लोग एक ही मानसिक स्तर के हैं, महिला कुछ ज्यादा ही है, वो उससे ऊपर की है। अब जब एक बराबर से थोड़ा सा कोई ऊपर हो तो थोड़ी बात आदमी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति स्वीकार कर ले तो सब ठीक है, लेकिन स्वीकार नहीं होता। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रकाश थोड़े ही समय के बाद अपनी पत्नी से अलग होता है, और विवाह के साथ जो जुड़ाव रखा गया है वो जुड़ाव ही नहीं हो पाता। विवाह का मतलब होता है जुड़ना,
लेकिन विवाह अगर तोड़ने वाला हो जाए तो विवाह विवाह नहीं होता है। कुछ लोग जब शादी करते हैं तो उनका जीवन ही नरक हो जाता है। आपने खूब सुना होगा, गई लड़की शादी करके, वो थे डॉक्टर और रोज दहेज के लिए कहते दहेज दो दहेज दो। पढ़े लिखे एमबीबीएस, दहेज के लिए पता चला कि एक दिन लड़की मार दी। पहले खूब सुनते होंगे, आज अभी 5 साल पहले 10 साल पहले ये सब खूब होता था। टीवी नहीं दिए बड़ी वाली, हमारा लड़का किसमें टीवी देखेगा? अरे लड़की के टीवी, अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो तुम क्यों मांगते हो? तो दहेज की एक बड़ी समस्या थी, बेटियों को लेकर बड़ा सेंटीमेंट खराब था। लेकिन अभी 10 सालों में आप देखें बड़ी चीजें बदल गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारियों ने काम किया है, मानसिकता बदली है। सरकार कोई हो, अच्छी और बुरी दोनों ही होती है। कुछ चीजें बहुत बेहतर कर जाती है कोई सरकार। सम्मान, कोई सम्मान प्राप्त करना चाहता है और आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं, इसी में संबंध टूटते हैं। इस कहानी में भी यही चीज आपको दिखाई देगा। कहानी में यह दिखाया गया है कि संबंधों के टूटने के पीछे नारी की स्वतंत्र चेतना भी है। नारी की स्वतंत्र चेतना, क्या है भाई स्वतंत्र चेतना? बीना वो गांव की महिला नहीं है सरिता जिसको तुम समझ रहे हो। बीना पढ़ी लिखी है, चूल्हा चौका केवल नहीं करने के लिए गई है। तो बीना ने इस बात का विरोध कर दिया कि भाई अगर तुम हमें ये सोच रहे हो तो ये गलत है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रकाश जब अपना दूसरा विवाह करता है तो वो इसी बात को सोचता है कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो। वो क्या कहता है कि उसे लगता है कि वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना जीवन जी सकता है जो हर दृष्टि से बीना से विपरीत हो। मतलब बीना के तरह तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उससे विपरीत होनी चाहिए। बीना में अभिमान था, अहम था, वह उसके बराबर की पढ़ी लिखी थी, उससे ज्यादा कमाती थी। प्रकाश को अब ऐसी लड़की चाहिए नहीं जो उसके बराबर की, जो बुद्धि क्षमता वाली हो, पढ़ी लिखी हो, उससे ज्यादा कमाती हो। और उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान था। बीना आजाद रहना चाहती है और टोका टिप्पणी से बचना चाहती है। हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो, ठीक है, हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन अब हमेशा आप टोके। आपका ऑफिस जो है वही मुन्ना भैया वाला है, 6 बजे आप आ जाते हैं, उसका ऑफिस 9 बजे का है। अब 6 बजे आ गए तो खाना बनाइए। खाना नहीं बनाएंगे हम, 9 बजे तक बैठे रहेंगे। क्यों? आएगी तब तो बना के खिलाएगी। यह है समस्या। मुन्ना भैया का ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है तो उसमें उसकी तो गलती है नहीं, लड़की की यह है गलती। तो मुन्ना भैया के एक ही काम है, जल्दी से खाना बना ले अगर संबंध ठीक रखना चाहते हैं। मुन्ना भैया नहीं बनाएंगे तो मुन्ना भैया सामंत हैं। पत्नी आएगी ऑफिस से, बैग रखेगी, चाय बनाएगी, फिर कहेगी कि लीजिए प्रियतम अब चाय पीजिए, तब जो है उनका दिमाग सही रहेगा। ये है परिस्थिति। बोलिए आप लोग, बताइए सही है कि नहीं है? अब ये परिस्थिति है, तब ये बीना कहेगी कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अलग भी रह सकती हूं। बीना कहती है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुमसे अलग रहकर सभी परिस्थितियों का मुकाबला कर लूंगी, लेकिन ये सब मुझसे ना हो पाएगा। अभी कोई लड़की ऐसी होती जो 1 रुपया नहीं कमाती होती, वो कि अच्छा चलो जो कर रहे हो ठीक है। अभी आधी तो 5,000 रुपये ला के दिए थे। गांव में फोन करके ही बताएगी, शहर की जो सहेलियां उनको बताएगी हमारे पति बहुत अच्छे। पुरुष इन सब चीजों से महिलाओं को फंसा के रखते हैं, हाँ, जिससे वो कुछ बोले ना। लेकिन बीना के साथ ये बात नहीं, बीना अलग है। इसके अलावा और क्या बताता है लेखक? लेखक कहते हैं कि शारीरिक दृष्टि से बीना जो है काफी लंबी थी,
बढ़िया थी, सुंदर थी, और उस पर भारी पड़ती थी हमेशा प्रकाश पर। लेखक लिखते हैं कि वो भारी पड़ती थी, जब भी प्रकाश कुछ बोलता था उसको एकदम वो लपेट देती थी। कि बदतमीजी किए तो फिर ठीक नहीं होगा। अब वह एक ऐसी लड़की चाहता था जो हर तरीके से उस पर निर्भर हो, तो मिल गई मानसिक विच्छित। हाँ, जिसकी ऐसी ऐसी कमजोरियां हों कि केवल वो आश्रय रहे, मतलब आश्रित रहे। किसके आश्रित रहे? जो प्रकाश के। ढूंढ रहे थे, मिल गई वो जुनेजा की बहन निर्मला। अब फिर पागल हो गए। ये है यहां समस्या। इसके अलावा इसको समझ गए ना, संबंधों को टूटना। एक चीज और दिखाई देगी आपको जो संवेदना में, अनिर्णय की अवस्था। अनिर्णय, मध्यम वर्ग का आदमी निर्णय नहीं कर पाता। उसको अच्छा भी लगता है, उसको ये समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है। इस तरह का आदमी अगर आप देखेंगे कि जो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है तो वो क्या कहता है पता है? कहता है कि तुम राधा बन के रहो। उसको समझ में नहीं आ रहा। यहां अनिर्णय की अवस्था है। सीधे बात तो कर नहीं सकता, क्योंकि अपने परिवार का दबाव है, वो समाज का दबाव है, संबंधों का दबाव है। अनिर्णय रहेगा हमेशा। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रकाश बीना से अलग होने के बाद भी कई साल तक ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, अलग हो जाऊं कि ना अलग हूं। और वहीं उच्च वर्ण में, मैंने इसके पहले आपको बताया था, उच्च वर्ण और जो निम्न वर्ण है, इन दोनों में ही अनिर्णय की अवस्था नहीं है। ये लोग अपना निर्णय तुरंत लेते हैं। अगर आप जाएंगे जो लोअर क्लास में झुग्गी झोपड़ी में, बात नहीं बनी तो ईट मार देंगे, सर फूट जाएगा। पति मतलब क्या, हमको मारोगे तो हम भी तुमको मारेंगे। झुग्गी झोपड़ी वाला आदमी एकदम निर्णय, वो तुरंत ऑन द स्पॉट निर्णय होता है। पुलिस वुलिस जरूरत नहीं पड़ती वहां। वो कोर्ट वोट का इतना इतना कहां टाइम है भाई। सुबह काम पे जाना है 8 बजे, इतना टाइम है नहीं। ऊपर वाले उनका भी यही है, शाम को किटी पार्टी, 1 बजे सो के उठना है दिन में। इतना टाइम नहीं है फालतू कामों के लिए। जो करना है, अगर तुमको अलग रहे ठीक, अलग रहो। हमारे पास भी वैसे भी 3-4 केस अलग चल रहे हैं। केस सबके पास बने हुए हैं महानगरों में। मैं तो अभी जो मुंबई भी हुआ यार, अभी मुंबई में हुआ है, तो इसलिए मैं इस बात को और समझ पा रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं महानगरों में। ये तो एकदम आराम चल रहा है, उसको वैधानिकता भी मिली हुई है। न तुम मेरे काम में कोई वो दखल दो, न मैं तुम्हारे काम में। हाँ, हमको अभी जाना मलेशिया, हम जा रहे हैं, 1 महीने बाद आएंगे। तो भाई यहां पे हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उच्च और निम्न, लो, अगर आप देखेंगे जो लोअर क्लास और अपर क्लास, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कोई भी अनिर्णय की अवस्था नहीं है। वहां सब निर्णय खुलेआम होता है। कोई भी कपड़ा पहन लिया जाए, कोई भी काम किया जाए, कोई किसी को रोक नहीं सकता। 1 बजे आएंगे हमको शराब पसंद है, क्या मतलब है, हम सब करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब सारी समस्या यहां है जो मध्यम वर्ग क्या करता है। ये अगर आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग के अंदर बड़ी समस्याएं हैं। निर्णय नहीं ले पाना, अच्छा नहीं लग रहा उसके बाद भी बोल नहीं पाएंगे और निर्णय की स्थिति में रहेंगे। क्यों? एक तरफ तो उनकी खुद की आकांक्षाएं होती हैं। जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो क्यों अनिर्णय की स्थिति में है? क्योंकि उसकी खुद की स्वयं की आकांक्षाएं, स्वयं की आकांक्षाएं, इच्छाएं, जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसी के बारे में सोचता रहता है। हमारी मम्मी पहले ही कह रही थी कि ये निर्णय ठीक नहीं होगा, फिर भी हम कर लिए। मतलब जो चीज नहीं मिला उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, और जो चीज मिल गई उस पर नहीं कुछ बात करते। अनिर्णय की स्थिति है कि नहीं, बताओ। यहां पर अनिर्णय की स्थिति बहुत रहती है।
दूसरे तरफ कई सामाजिक दबाव होते हैं, और अगर आप देखें तो नए प्रयोग करने पर एक जो विफलता का भय। क्यों यहां पे निर्णय होता है? सामाजिक दबाव होता है। क्या होता है? सामाजिक दबाव और नए निर्णय की असफलता का भय। असफलता का भय, समाज का दबाव कि बाबा क्या कहेंगे, चाचा जी क्या कहेंगे, वहां वाली मौसी क्या कहेंगी। सारा समाज का दबाव इन्हीं के ऊपर रहता है, सामाजिक दबाव। और उसके बाद फिर ये रहता है कि मान लो छोड़ तो दें, लेकिन दूसरे से करेंगे, अगर असफल हो गया तो लोग यही कहेंगे, बताओ कि बहुत बगुला बन रहे थे, कौआ हो गए, कौड़ी 3 हो गए। गांव में कहावत चलती है कौड़ी के 3 होना, मतलब कहीं का न रहना। ये सब डर होता है और निर्णय की अवस्थाएं ये होती है। ठीक है, इस कहानी में आपको वो जो नायक है प्रकाश, उसके अंदर भी यही अनिर्णय की अवस्था दिखाई देगी, निर्णय ही नहीं है। एक एग्जाम्पल लिखिए इसी में, अनिर्णय में। सोचने सोचने में, सोचने सोचने, सोचने सोचने, सोचने सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। डैश डैश डैश, अढ़ाई साल बाद, अढ़ाई साल बाद, अढ़ाई साल बाद प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया था। अढ़ाई साल बाद प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया था, नहीं कर पाया था। इसका मतलब समझ पाए? कई दिन सोचे, सोचते सोचते कई सप्ताह सोचते रहे, फिर कई सप्ताह से कई महीने सोचे, फिर कई महीने से फिर वो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल सोचते रहे, फिर भी निर्णय नहीं कर पाए। ठीक है, अब इस कहानी में एक चीज और दिखाई गई है संवेदना की। महिला पुरुष के संबंधों का बच्चों पर क्या असर होता है, उसका भी बड़ा बहुत अच्छा। बच्चों पर महिला पुरुष के संबंधों, महिला और पुरुष के संबंधों का असर बड़ा खतरनाक असर पड़ता है। पति पत्नी लड़ रहे हैं, छोटा बच्चा वहां 2 साल का बैठा है, देख रहा है बकुले की तरह से, क्या हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर वो सोचता है कि अब कुछ होगा लग रहा है, फिर मम्मी कहती है चलो तुम मेरे साथ। इस चीज को मोहन राकेश चूंकि जादूगर आदमी है, वो जानते हैं कि क्या क्या स्थितियां बनती हैं। यहां पर इस कहानी में इस बात को भी दिखाया गया है कि बच्चों के अंदर कैसी पीड़ा जन्म लेती है जिसके माता पिता अलग हो जाएं। ऐसे बच्चे का अपराध क्या है, किस अपराध के कारण वो इसलिए जो विवश हो गया कि उसे अपनी मां के पास रहना है या उसके वो अपने पिता के पास रहना है। अगर वो मां के पास है तो उसको अपने पिता का सुख नहीं है, पिता के पास है तो अपनी मां का सुख नहीं है। और जब प्रकाश और बीना कोर्ट में पहुंचते हैं और जैसे ही साइन करने जाते हैं,
आता है कागज का। भी तुम लोगों ने ऐसा केस हमने एक बार देखा है, तलाक एक लोगों का हो रहा था इलाहाबाद में, हमको जाना पड़ा था। बड़ा खराब माहौल होता है, जिसके साथ लोग साथ रहे होते हैं फिर उसी को छोड़ना होता है, न वो देखना पसंद करती है न वो देखना पसंद करता है, दोनों ऐसे देखते हैं जैसे लगता है अभी एक दूसरे गर्दन उतार लेंगे। मतलब इस तरीके का माहौल रहता है। जैसे ही ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं, हस्ताक्षर करने वाले थे, ठीक उसी समय अब मोहन राकेश हैं। उन्होंने दिखाया कि एक चिड़िया का बच्चा पंखे से टकराकर वहीं नीचे गिर गया, और जैसे ही नीचे गिरा उसी के माध्यम से लेखक ये समझाना चाह रहे हैं कि इस बच्चे की क्या समस्या है। कहते हैं कि देखो ये बेचारा कैसे तड़प रहा है। मोहन राकेश नाटकों के बाजीगर, अभी यहां पे भी नहीं लिखेंगे तो उनको मजा नहीं आएगी। देखो बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट ही नहीं दिया। इतना शुक्र है कि पंखा जो गलीमत कर गया कि उसने पूरे इसके पंख नहीं काट दिए। काट दिया होता तो बल्कि अच्छा था। क्यों नहीं काटा इस बच्चे को? काट दिया होता तो बल्कि अच्छा था। अब इस तरह बेचारा क्या जी पाएगा, इसके पंख तो कट गए। एक पंख है उसकी मां और एक पंख है उसका पिता। एक पंख वैसे ही कट रहा है, एक पंख अलग हो गया। इस चीज को यहां बताते हैं। और तब तक पति पत्नी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक यहीं पर रचना को समाप्त करता है। कहने का अर्थ यह है कि कैसे एक बच्चे को जो चिड़िया का प्रतीक बनाकर, कैसे उसकी भावनाओं को, कैसे उसकी संवेदनाओं को मोहन राकेश प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, एक बार अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं क्रोध में, गुस्से में, उस निर्णय का क्या असर पड़ेगा ये जरूर सोचना चाहिए। क्रोध क्या करता है? सबसे पहले विवेक को मार देता है, और जब विवेक मर जाता है तो व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाता। बड़े से बड़ा व्यक्ति क्रोध में ऐसा ऐसा काम कर जाता है कि आप सोच नहीं सकते। क्रोध आया तो मतलब समझिए कि फिर विनाश है। क्रोध इसीलिए सभी जो समस्याओं की जड़ है। तो ये हो गया इसका संवेदना पक्ष। अब आइए शिल्प पक्ष पे चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट बनाओ शिल्प पक्ष। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। क्या है शिल्प पक्ष में? इसमें हमको क्या क्या देखना है? सबसे पहले इसमें देखना है कथानक। क्या देखना है? हाँ, कथानक देखना है। फिर क्या देखना है? चरित्र। फिर देखना है चरित्र योजना हो गई। फिर देखना है भाषा। भाषा, ठीक है। फिर उपमाओं का प्रयोग, जिसमें अगर हम बात करें जो भाषा में उपमाओं का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, उपमाओं का प्रयोग, ये सारी चीज देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी जो कथानक में। क्या है कथानक? अगर आप देखेंगे एक और जिंदगी अन्य कहानियों के तरह से ही है, और यहां पर भी जो कथानक है वो संरचना को तोड़ने वाला है, टूटा हुआ कथानक है। क्योंकि संबंधों का यहां पर टूटना ही दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे कि
जो पहले की कहानियां थी वो कहानियों के शुरुआत में कुछ निश्चित सूचनाएं देती थी और उनका अंत भी कुछ निश्चित ही होता था। जैसे अगर हम बात करें कि एक ऐसी कहानी लें कि जिनकी शुरुआत की पहले जानकारी होती थी कि ऐसे ऐसे कोई कहानी शुरू हुई और यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन ये कहानियां अगर आप देखेंगे तो इसके शुरुआत और अंत की कोई अनुभूति आपको समझ में नहीं आएगी कि शुरुआत कहाँ है, न इसका अंत दिखाई देगा, न कोई आरंभ दिखाई देगा, कुछ भी यहां नहीं है। यहां आप देखेंगे घटनाएं नहीं के बराबर है। क्या है? स्थितियां हैं। क्या है? स्थितियां हैं। घटनाएं नहीं के बराबर, नहीं के बराबर स्थितियां हैं। स्थितियां हमें दिखाई देती हैं। हमें स्थितियां दिखाई देती हैं कि स्थितियां क्या है, और स्थितियों का ही विश्लेषण है। एक स्थिति तो प्रकाश के सामने स्थितियों की बात क्या है? अगर आप देखें तो प्रकाश बराबर बीना, इनके बीच में है पलाश महोदय, फिर इन्होंने एक जो दूसरा विवाह कर दिया, और ये हैं निर्मला, ये हैं जो मानसिक विक्षिप्त। स्थितियां ही तो हैं। उनके साथ थे, संतुष्ट नहीं थे, फिर अचानक याद आए, एक बार दिखे जो बीना और पलाश, और उनको देखकर ही फिर प्रकाश को याद आया कि काश मैं इस जीवन में वापस लौट पाता, मेरा कितना अच्छा बच्चा। अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे बच्चों का जीवन बहुत कष्ट में हो जाता है। माता पिता खुद तो लड़ जाते हैं, उसके बाद उन बच्चों को नहीं सोचते। फिर बच्चे पूरे जीवन भर कभी माँ को मनाते रहते हैं, कभी पिता को मनाते रहते हैं, कभी उनको एक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ये समस्या बहुत गहरी होती है। अगर आप सोचो कि माता पिता की भूलों का बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे तो फूल हैं। बच्चे क्या हैं? फूल हैं, मिट्टी हैं, जैसा आप चाहो वैसा ढाल दो, लेकिन आपने उनके बचपन को छीन लिया। और जब व्यक्ति का बचपन छीन जाता है किसी बच्चे का, तो बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है, जैसा हामिद के साथ हुआ। प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, उसमें हामिद यही होता है। छोटा सा बच्चा 4 साल का, उसको क्या पता है कुछ। वो चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए, दादी मुझे खिलौना नहीं चाहिए, चिमटा तुम्हारे लिए लाया हूं। 4 साल के बच्चे को तो मिठाई बतासे से काम है, रसगुल्ला मिठाई चाहिए उसको। अब उस समय उसका छोटा सा मन, छोटा सा उसका दिल, उसमें ये बात घूम रही है। जब हमारे अब्बू आएंगे तो बहुत खिलौना लाएंगे। अब्बू गए भगवान के पास, अम्मी जो है उन्हीं की याद में निकलनी, कोई बचे ही नहीं है। अब्बू अम्मी है नहीं, दादी हैं, उस दिन सवैयां बनानी है, दूध नहीं है घर में। ये है गरीबी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं गरीबी ही सबसे बड़ा पाप है, और जो गरीबी है उससे हम ही निकल सकते हैं। आपका ये जो जाल है ना गरीबी का, ये कोई और नहीं काटेगा, ये खुद से काटते हैं लोग। आपने बहुत लोग को सुना होगा, भैया पहले बहुत गरीब थे लेकिन बड़ी मेहनत किए, सब बच्चे सब निकल गए शहर में, अब बढ़िया कर ले गए। ये गरीबी का जाल भी हम स्वयं काटते हैं और स्वयं ही बुनते भी हैं। लेकिन जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, स्थितियां नहीं बदल पाएंगी। मार्क्स कहता है स्थितियां बदलेंगी जरूर, हमें एक होना पड़ेगा। इसीलिए मार्क्स की अपील गरीबों की अपील है। गरीब मार्क्स की विचारधारा को बहुत मानते हैं। एक उसमें लेप है, ठंडापन है। तो सबसे बड़ा अपराध क्या है? गरीबी।
दूसरी बात, चरित्र योजना। अगर आप देखेंगे कि जो चरित्र है इस कहानी का, तो सभी चरित्र आधे अधूरे दिखाई देंगे। मोहन राकेश का एक नाटक भी है आधे अधूरे, और आधे अधूरे नाटक बड़ा ही शानदार नाटक है। मोहन राकेश ये बताते हैं कि हर व्यक्ति एक लघु मानव है, छोटा सा मानव है, कुछ है नहीं उसके पास। वो परिस्थितियों से लड़ रहा है, लगातार लड़ना चाहता है और बड़ा प्रयास करता है कि मैं स्थितियों को बदल दूं, लेकिन लड़ते 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 वो व्यक्ति टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है तो यही अधूरापन है। प्रकाश और बीना के जीवन में अधूरापन है। आप देखिए, मोहन राकेश के जो भी चरित्र हैं, उन चरित्रों में आपको आधा अधूरापन दिखाई देगा। वैसे तो दुनिया में हर व्यक्ति ही अधूरा है, लेकिन कुछ ज्यादा अधूरे हैं और कुछ थोड़े कम अधूरे हैं। कोई पूरा है ही नहीं। जो पूरा हो गया वो कबीर हो गया, वो सूर हो गया। बाकी तो दुनिया अधूरी है ना, अधूरेपन की कहानियां हैं। एक चीज आपको और दिखाई देगी कि मोहन राकेश के यहां महिला पात्र होगी सशक्त, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की परंपरा के हैं। जयशंकर प्रसाद के यहां महिला किसी भी तरह का त्याग कर जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो एक बार फिर वो कुछ भी कर सकती। मैंने आपको बताया है कि इसके पहले जयशंकर प्रसाद की कहानियों में जैसे पुरस्कार और एक कहानी थी उनकी गुंडा। पुरस्कार कहानी की नायिका को जब ये पता चलता है कि मेरा पति ही राष्ट्र का द्रोही है, राष्ट्र के खिलाफ उसने बहुत बड़ा साजिश किया है, तो सरकार को सूचना देती है कि मेरा प्रेमी ही राष्ट्रद्रोही है। और जैसे ही ये बात राष्ट्र तक पहुंचती है, उसे पकड़ लिया जाता है और राष्ट्र की तरफ से ये कहा जाता है तुम्हें पुरस्कार देंगे। तो कहती है मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु दंड दे दो। ये है पुरस्कार। कहने का मतलब ये है कि वो राष्ट्र को ऊपर रखती है, प्रेम नीचे है। देश है तब हम हैं। और कुछ लोग क्या कहें, प्रेम सबसे ऊपर है, चाहे जो हो जाए हमसे कोई मतलब नहीं। मम्मी रोती हैं रोएं, पापा रोते हैं रोएं, कोई मतलब नहीं। प्रेम में ये भावना बहुत प्रबल हो जाती है। आप देखेंगे कि लड़के लड़कियां जब प्रेम विवाह करते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं, कौन रो रहा है कौन गा रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। हम एक साथ हो रहे हैं कि नहीं, इससे इसका मतलब है। और बाद में फिर रोना जब शुरू करते हैं फिर कोई नहीं मिलता। कोई मिलता है क्या? तब उसके मम्मी पूछती हैं कहें भैया मना किए थे तो तुम समझे नहीं, अब तुम रो रहे हो। हम कहे थे चिंटू हम तुम्हारी शादी बहुत अच्छी देख के रखे हैं, कहे थे कि नहीं कहे थे? तब चिंटू कहते हाँ मम्मी सही कह रही हो। देखिए समस्या ये होती है। अभी आपने जो केस देखा वो यही था ना, प्रेम का जो एंगल होता है बड़ा खतरनाक होता है। प्रेम जो है सीधी साधी जो गऊ नहीं है, खुखार शेर है। उसके चंगुल में जो गया तो फिर उसका बचना बड़ा मुश्किल है। गाय ना समझ लेना, यहां भी यही है। तो अगर आप देखें तो मोहन राकेश के जो भी महिला पात्र हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। क्या है? महिला पात्र जो हैं, जैसे आप इसको देखें तो मजबूत है, सशक्त है, आपको मजबूत दिखाई देंगी, सशक्त दिखाई देंगी, आत्मविश्वास से जो भरे हुए पात्र आपको दिखाई देंगे और निर्णय शक्ति से युक्त होंगे। देखो आत्मविश्वास होगा इनके अंदर, ऐसा है प्रकाश तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो जाओ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इसके पास निर्णय भी होगा, निर्णय शक्ति। जब पैसा होता है ना तो निर्णय अपने आप ले लिया जाता है। सारा शोषण पैसे के कारण होता है। लड़की सक्षम नहीं होती है, लोग पीटते रहते हैं। लड़की सक्षम हो जाती है तो कोई किसी को मार के दिखाए?
सारी समस्या आपने पहले का समाज देखा होगा कि लड़की शिक्षित नहीं है, पता चल रहा है कि सास भी पीट दे रही है, पता चल रहा है कि जो पति को भी वो प्रेरित कर दे रही है कि आप दो इनको दो हाथ। हाँ, आनंदी को देखिए, इसी तरह से पीटा गया। ये सब होता था। लेकिन अब आप देखेंगे ये सब नहीं हो पाएगा। सास चाहे जितना चढ़ा ले अपने बेटे को कि नहीं इनको पीटो, कहेगा ऐसा है मम्मी, अपने भी जेल जाओ, मुझको भी भेजोगी, दोनों लोग जेल में चक्की पीसेंगे, तब तुमको पता चलेगा। अभी तुम समझ नहीं पा रही हो। 490A लगवा देगी आईपीसी की, तो फिर दिक्कत में हो जाओगी। अब ये बात है, पहले आदमी डरता नहीं था ना, मक्कार था, डरता उड़ता नहीं था, मार दिया दो हाथ। अब ये सब नहीं चल रहा है। कई बार आपने कर दिया, एक दो बार, तो वो महिला जो है भावनाओं में आपको क्षमा कर देगी, चलो ठीक है। लेकिन अब बार बार का यही रवैया है तो फिर वो आपको सबक सिखा देगी। और एक बार होगा तो आपकी पिटाई करेगी, जैसे मटुकनाथ की थी। गांव में तो अभी नहीं है। देखो, गांव में जिन महिलाओं के पास अधिकतर शिक्षा ही नहीं ना, अशिक्षित महिलाएं हैं, तो लोग भी समझते हैं कि ठीक है, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उनको एक भी अच्छी जगह नहीं ले जाते। कुछ देखे ना पाओ, कुछ ज्यादा ऐसी चीजें ना दिखाओ जिससे इनका दिमाग खुले। हाँ, तो फिर दिखाती है ना जब मौका पाती हैं। तो यहाँ एक चीज आपको ये दिखाई देगी कि इनके जो महिला पात्र हैं वो मजबूत हैं, सशक्त हैं, निर्णय शक्ति से भरे हुए हैं, लेकिन जो इनका जो पुरुष नायक है उसके पास कुछ नहीं है, वो हारा हुआ है, एकदम घनचक्कर टाइप का है। उसको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपको आषाढ़ के एक दिन में भी दिखाई देगी। मल्लिका जो है, मल्लिका बहुत कलाकार है, मल्लिका के पास सारे निर्णय हैं, कालिदास कोई निर्णय ही नहीं ले पाएगा। अभी जब आएंगे हम लोग नाटकों में तो आप देखेंगे कालिदास बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा लेखक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संगारम, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे तुम साहब। निर्णय तुमसे ना हो पाएगा। निर्णय कौन ले रहा है? मल्लिका। मल्लिका कह रही है जाओ, तुम जाओ, अगर तुमको ऐसा ही लगता है कि तुम वहां जाकर बहुत खुश रहोगे तो खुश रहो, तुम जाओ यहां से। अब यही चीज आपको दिखाई देगी आधे अधूरे नाटक में भी। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास और जो मल्लिका को देखोगे तो मल्लिका मजबूत है, कालिदास कमजोर है, वो निर्णय नहीं ले पाता। आधे अधूरे नाटक भी मोहन राकेश का है, उसमें सावित्री हैं और महेंद्रनाथ है। नायक कौन है? महेंद्रनाथ, नायिका है सावित्री। सावित्री जो पत्नी है महेंद्रनाथ की, लेकिन सावित्री को लगता है महेंद्र में कुछ बात नहीं है। अब महिला को ये लगने लगे कि हमारे पति में कोई बात नहीं है, तब क्या करेगी वो नौकरी करती हैं, तो उन्होंने फिर जो है नए नए लोगों से अपनी अपनी बातचीत फिर शुरू किया, कई लोगों से मिली वो। अब बाद में उन्होंने कहा कि सब में कुछ ना कुछ अधूरापन है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं क्या करूं। और पुनः वह अपने पति महेंद्रनाथ के पास वापस आती है। आधे अधूरे बड़ा अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि आधे अधूरे एक ऐसा नाटक है जहां पर इतनी समस्याएं, आधे अधूरे कहानी, आधे अधूरे कहानी है। आधे अधूरे कहानी में आप देखेंगे कि महेंद्रनाथ और जो सावित्री के संबंधों में यही है कि एक दूसरे से संतुष्टि नहीं है, नए नए संबंध बनाकर संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास है। फिर आखिरी में पता चलता है यार ये तो इनके अंदर ये नहीं था, तो इसके अंदर तो ये भी नहीं है, इसके अंदर तो ये भी नहीं मिला। ये वैसे ही हो गया कि जैसे हम मान लीजिए कि किसी के प्रति बहुत आकर्षित है बाहरी रूप से, हमको लगा कि यार बहुत अच्छी, ऐसा तो हमारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो हमारे जीवन बदल जाएगा। अब आप उसके पीछे पड़ गए, सब काम धाम छोड़कर,
बाद में पता चला कि उसने कहा अच्छा ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। आपने शादी कर लिया, आपकी शादी इसके पहले भी हुई थी लेकिन उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी शादी किया, इस ये वाली लड़की के जो बाल हैं वो गोल्डन कलर के हैं, आपको यही लोग क्या करता है, जो पुरुष की अगर आप जो सोच देखेंगे तो सोचता है कि अद्भुत कुछ हो जाए, कुछ विलक्षण सा हो जाए, किसी के पास वैसी चीजें ना हो जो मेरे पास हो। अब पता चल रहा है कि वो तो सोने जैसे बालों वाली लड़की है, अब वो खाना नहीं बनाती है, अब वो केवल बैठी भर रहती है। फिर आपको हमेशा याद है अरे यार इससे अच्छी तो वही थी, हमारी बेचारी रात दिन जो है लगी रहती थी, खाना भी देती थी, कभी अपने हाथ से हमने कुछ नहीं किया। ये तो केवल सोने जैसे बाल इनके, ये हीरोइन सी बैठी रहती हैं, अब रोज खाना बना के हम आमलेट बना के खिलाए जा रहे हैं, ये खाती जा रही हैं, सोती जा रही हैं। ये समस्या है। इसका मतलब ये है समझाने का कि हम किसी को बाहरी रूप से जब भी जज करते हैं तो निर्णय सही हो इसकी गारंटी नहीं। इसीलिए सूरत और सीरत दोनों की बात की जाती है कि भैया सूरत पे न जाओ ज्यादा, सीरत भी देखो अंदर से काला तो नहीं है, अंदर से जो काला आप उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास है संसार की आंख। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले लड़की ठीक है या लड़का ठीक है, लड़का बहुत स्मार्ट है, भैया हम गए काफी पिए बहुत अच्छा लगा, हम उन्हीं शादी करेंगे। अब ये नहीं जानती हैं कि वो सिगरेट भी पीते हैं, अभी आए हैं केवल, और सिगरेट पीने के बाद फिर वो भी लेते हैं, कुछ पता नहीं है किसी को। इस समय आप देखेंगे ये समस्या बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग में है। आप देख लो इंजीनियरिंग में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, अब पता चल रहा है कि वो तो रात दिन उसी में जो डूबे रहते हैं। अब लड़की परेशान है तो लड़की ने कहा ऐसा हम भी पीना सो हम भी डूबे रहते हैं, दोनों लोग डूबे रहो। क्या करेगा आदमी? ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं वो भी एक तरीके के अलग हैं, सब खत्म है बाजार। यहां संबंध ही नहीं बचा है, कुछ संबंध में है ही नहीं, सिगरेट है, शराब है, 1-1 बजे तक ऑफिस है, काम खत्म है। फिर 10 साल बाद आधे लोग को बीमारी हो जाएगी, आधे लोग बचेंगे ही नहीं, काम खत्म। जो पूर्वज थे वो तो अच्छा जीवन जी पाए, लेकिन ऐसे लोग कहने को दुनिया की नजर में बहुत बड़े IITian हैं, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में अंदर से आप देखेंगे जाके तो खोखलापन है। बड़े लोगों का जीवन और खोखलेपन से भरा हुआ है, कोई है ही नहीं। पत्नी है उसके पास भी 1 मिनट का टाइम नहीं है, पति है उसके पास भी टाइम नहीं है, जो बच्चा है वो अमेरिका रह रहा है। हाँ मम्मी की डेथ हो गई, हाँ आते हैं 2 दिन में, वो मतलब नहीं है ना, उसको मतलब नहीं। जब संबंधहीनता है, संबंधों में कोई लगाव नहीं बचा है तो क्या मतलब होगा? डैड व्हाट इज डैड, अब डैड चल रहा है, मॉम चल रहा है तो उसमें कोई मतलब नहीं आता। समस्या ये है। ठीक है, भाषा में देखेंगे तो भाषा में यहां पर बहुत ज्यादा आपको प्रयोगशीलता दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? प्रयोगशीलता। खूब प्रयोग दिखाई देगा, बहुत सारे ये प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ ऐसी भाषा बोली जाती है जहां पर कुछ आपको विरोधाभास दिखाई देता है, इसको कहते हैं विरोधाभास की भाषा। विरोधाभास, विरोधाभास की भाषा क्या होती है? विरोधाभास की भाषा, इस पे देखिए उदाहरण कुछ। अतीत के कोहरे में वह एक दिन था जो 4 बरस बीत जाने पर भी आज तक नहीं बीत सका। लिखिए एक एग्जाम्पल, अभी समझाता हूं। अतीत के कोहरे में वह एक दिन भी था, अतीत के कोहरे में वह एक दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने के, एक दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने पर भी
4 बरस बीत जाने पर भी आज तक नहीं बीत सका था, आज तक नहीं बीत सका था। इसका मतलब क्या हुआ भैया? अतीत के कोहरे में वह एक दिन भी था जो 4 बरस के बाद भी, मतलब वो आदमी निर्णय नहीं ले पा रहा है। अतीत का ऐसा कोहरा ओढ़ के बैठा हुआ है, अतीत कितनी बातें उसके दिमाग पे छाई हुई हैं। कोहरा हमको कुछ दिखाता नहीं है। कोहरा होता है तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे चलाते, कोई 10 पे चलाता है, कोई एकदम धीरे धीरे चलाता है, कुछ दिख नहीं रहा। अतीत का कोहरा वह एक दिन था और उसी अतीत के कोहरे के कारण 4 बरस बीत गया, लेकिन वह आज जो उसकी समस्याएं वो बीत नहीं पाई, उन्हीं समस्याओं में वो उलझा रहा। उपमाओं का प्रयोग किया गया यहां, ये तो विरोधाभास की भाषा हो गई। उपमाओं का प्रयोग है। उपमाएं कैसी हैं? अगर आप उपमाएं देखें, कितना विचित्र वह क्षण था। आकाश टूटकर एक गिरे हुए नक्षत्र जैसा दिखाई दिया। उपमाओं का प्रयोग में लिखिए, कितना विचित्र था वह क्षण, कितना विचित्र था वह क्षण। आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। इसका मतलब क्या है? कि वह क्षण बहुत विचित्र था। उपमा का प्रयोग किया जा रहा है, वह क्षण बहुत विचित्र था। वह क्षण आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र, जैसे जब आकाश से कोई नक्षत्र टूटता है तो एक आपको चिनगारी सी दिखाई देती है, वैसा ही महसूस होता है। एक और लिखो इसी में ही, उपमा में ही, उसके दिमाग को जैसे कोई छेनी से छीलता रहा। मोहन राकेश हैं तो छीलना जरूर लेकर आएंगे, अभी उसमें भी आएगा ना, आषाढ़ के एक दिन में भी। हाँ, उसके दिमाग को जैसे कोई छेनी से, क्या होता है छेनी? क्या होता है छेनी? मतलब जिससे जो पत्थर को काटा जाता है, छेनी से छीलता रहा। छीलता ऐसे आलू छीला जाता है ना, वैसे ही छील रहा था। हाँ, अब यही शब्दावली हिंदी साहित्य की है। और फिर क्या है? वो प्रतीकों का प्रयोग। अगला पॉइंट इसमें बना दीजिए। इसमें एक उदाहरण लिखिए। प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया। प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया। और चीलों की कई एक पंक्तियां उसी दर्रे में से होकर उड़ी जा रही थी। कब ये लगा होगा? सोचो थोड़ा। जब ये पता चला होगा कि निर्मला मान से विच्छेद है। हाँ, दर्रे में से होकर उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है। ये हो गई कहानी। ठीक है, एक और जिंदगी। क्या क्लियर है? संवेदना, शिल्प, मूल कथानक, चरित्र में बताया था अभी कि यहां पर जो महिलाओं का चरित्र है वो मजबूत था। हाँ, और जो पुरुष चरित्र है वो उतने सशक्त नहीं है, उसमें बिखराव। यहाँ पे ये सब क्या बनाया था साथ साथ हमारे, जब बनाओगे तो सब समझ में आएगा, इसीलिए फ्रेम करते हैं।
अब एक दूसरी कहानी, यही सच है। यही सच है। मन्नू भंडारी जिन्होंने लिखा था महाभोज, तो आप समझ लीजिए बहुत खतरनाक ही लिखेंगे ये भी। हाँ, मन्नू भंडारी, यही सच है। मन्नू भंडारी को अगर आप देखेंगे तो नई कहानी जो आंदोलन चला उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका है ये। इनके नाम का डंका बजता है नई कहानी में। लिखने की एकदम महारथी हैं, जब लिखने को आ जाती हैं तो ऐसा लिख देंगी कि फिर अच्छे अच्छे मनोविज्ञान के पंडित भी इनके सामने फेल हैं। तो मनु भंडारी का वही नाम है। और मनु भंडारी ने अगर आप देखेंगे तो महाभोज जो उपन्यास लिखा उसमें इतना पैनापन है, इतना तीखापन है, राजनीति को लेकर इतने तीखे तीखे बाण चलाए गए हैं कि राजनीतिज्ञ जो हैं आज भी उनको ये लगता है कि हमें कोई बाण मार रहा हो अगर वो महाभोज पढ़ लें तो। दास साहब की शरीर एकदम सुती हुई है, लगता है कि धोती के अंदर भी धोती ही निकलेगी उनके। दुनिया में धोती के बाद तो कुछ और नहीं, उनके धोती में धोती ही निकलती है। अब ये सब सोचना ये सामान्य बात नहीं है भाई, ये बहुत चमड़ी निकालने के बाद ही कम से कम चीजें निकल सकती हैं। लेखिया बहुत तल्ख हैं ऐसे नेताओं पर कि इनकी चमड़ी उधेड़ लो तो ठीक है, भले ना उधेड़ पाए लेकिन वो कह जरूर रही हैं, ये वही हैं। इन्होंने अपने समय का राजनीतिक जो यथार्थ है, सामाजिक यथार्थ है, उसको खूब उठाया है। और यही सच एक ऐसी कहानी है जो मध्यम वर्गीय शहरी जीवन में जो पारिवारिक संबंध हैं वो टूट रहे हैं, उन्हीं को दिखाया है कि शहरी मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन के विखंडन को दिखाया है कि शहरी मध्यम वर्ग के जो पारिवारिक जीवन है उसमें किस तरीके का संबंधों में एक विघटन है, कैसा तनाव है। कहानी किसकी है? कहानी में एक पात्र है जिनका नाम है दीपा। महिला है दीपा जी, और दीपा की डायरी मिली है। उसी डायरी में ही कुछ ऐसे पृष्ठ मिले हैं जिसके आधार पर यह कहानी शुरू होती है। आमतौर पे कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं और वो डायरी बहुत पर्सनल होती है, किसी के हाथ नहीं पड़ती है। लेकिन अब ये जो दीपा की डायरी है वो लेखिका के हाथ में है, और उसी को आधार बनाकर लेखिका ने कुछ चीज़ों को प्रस्तुत किया है। और दीपा के माध्यम से एक महिला के भीतर उठने वाले भावों को मनु भंडारी ने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया कि एक महिला के अंदर किस किस तरीके के भाव उठ सकते हैं, कब वो क्या सोच सकती है, और संबंधों में महिलाएं पुरुषों से कितना ज्यादा अच्छी होती हैं ये भी दिखाया कि पुरुष भावनाओं में महिलाओं से बहुत हल्के हैं। महिला जितना भावनाओं के साथ पुरुष के साथ जुड़ती उतना कभी पुरुष नहीं जुड़ पाता। और इस बात की शिकायत हमेशा हर महिला को पुरुष से कि भैया हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा तुम्हारे प्रति हैं, लेकिन तुम वैसी भावनाएं दिखती नहीं हमको, ऐसा नहीं कहीं और भी भावना लगाए हुए। और जो पुरुष है वो भावनाओं से अलग है। वह ऐसा फील करेगा अगर कोई महिला उससे कहेगी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, उसके बाद भी अच्छा ठीक है चलो, बहुत ठंडा सा जवाब रहता है। इसी चीज को यहां दिखाया गया है। यही सच में ये सब चीजें जानना इसलिए जरूरी है कि जीवन में जो लोग ऐसे हैं वो अपने आप को बदलें, बदलना भी जरूरी है।
दीपा, अगर आप देखें तो दीपा अपने माता पिता के साथ, उसकी डायरी से पता चलता है कि वो अपने माता पिता के साथ पटना में रहती थी। कहाँ रहती थी? ध्यान सुनते जाओ। दीपा रहती थी अपने माता पिता के साथ पटना में, पटना में रहती थी। और जब वो पटना में थी तो आप जानते ही हैं उस समय उसकी आयु 18 वर्ष के आसपास की थी। 18 वर्ष में प्रेम बहुत होता। तो एक व्यक्ति था, एक लड़का था निशीथ। दीपा को निशीथ से प्रेम हो गया। निशीथ लिखा है, देखते जाओ इसको, ये फिगर बनाते रहो। दीपा को निशीथ से प्रेम हो गया। अब 18 साल का प्रेम कैसा होता है? ये बहुत खतरनाक प्रेम होता है। इसी समय लोग जो है अपना हाथ काट लेते हैं। रोमानी प्रेम होता है इस समय। अगर आप एक मूवी आई थी रांझना, अगर आपने कभी देखा हो तो इस प्रेम को वहां पे दिखाया गया। बहुत खतरनाक टाइप का प्रेम होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीजें संभव हैं। नायक छत से कूद सकता है, नायिका भी छत से कूद सकती है, कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। इसीलिए जो बच्चे टीनेजर होते हैं उनको संभालने की बड़ी जरूरत पड़ती है। माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे ही बच्चे 16-17 साल के हुए, उस समय कुछ भी कर सकते। अब लड़की को आपने नहीं संभाला तो वो कुछ भी अलग निर्णय ले लेगी और कुछ पता नहीं है। अब यहां पर दीपा जो है 18 साल की है, वो प्रेम करती है निशीथ से। अब प्रेम कैसा है वो मैंने आपको बता दिया, रोमानियत वाला प्रेम है। और सब कुछ जो है वो निशीथ को मान चुकी है। 18 साल में वो निशीथ को अपना हर चीज मान चुकी है कि निशीथ ही मेरा जो कुछ है वो है। अब आमतौर पे ऐसे जो प्रेमी होते हैं इस तरीके के, इनके अंदर बहुत ज्यादा ठहराव नहीं होता। 18 साल की आप होंगी तो 20 साल का होगा। 20 साल का लड़का कितना समझदार हो सकता है? इसके बाद कोई ठहराव नहीं है। अब ठहराव नहीं है तो क्या होगा? अब ठहराव नहीं है तो ये होगा कि निशीथ ने कहा ऐसा है, मेरे एकदम जो गले पड़ गई हूं, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और इस समय जब कोई लड़की को ठुकराता है तब समझ लो बहुत बड़ा खतरनाक वो समय बीतता है उस लड़की के जीवन में। तो निशीथ ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुमको नहीं प्रेम करता हूं, मेरा तुमसे कोई प्रेम नहीं। इसी दौरान एक तो इसने मना कर दिया कि मेरा कोई तुमसे प्रेम नहीं है, कट हो गया यहां संबंध। अब इसके जो माता पिता रहते हैं पटना में, उनकी भी मृत्यु हो जाती है एक दुर्घटना में। अब इसके कारण होती है कि किसके कारण होती है, बस इतनी बात समझो कि माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब जो भैया भाभी हैं, आमतौर पर भैया भाभी बहुत खतरनाक एक होता है संबंध। भैया जब तक अकेले थे तब तक तो सब सही रहता है। जैसे इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है भाभी का, तब उसके बाद संबंध बिगड़ जाता है ना। दीपा के भैया भाभी, भाई माता पिता तो चले गए भगवान के पास, अब भैया भाभी बचे। अब भैया भाभी ने कहा ऐसा है दीपा जी, अब आपकी प्रेम कहानी भी है, उसमें भी आप परेशान हैं, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते साहब, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसी बात से दीपा दुखी होकर रिसर्च करने के लिए कानपुर आती है। कहां आती है भैया? कानपुर आती है। देखिए कहानी शुरू होती है कानपुर से, इसीलिए कानपुर के लोगों से मैं बहुत सतर्क रहता हूं। कहानी शुरू होती है कानपुर में। हाँ अब सुनते चलो हाँ सुनते चलो, अभी तुम कानपुर आता है ना, वो आती है कानपुर और यहां आकर वो रिसर्च करने लगती है। क्या करती है? रिसर्च, शोध कार्य। और यहीं पर एक व्यक्ति से मिलता है दीपा को, जिसका नाम है संजय। कौन मिलता है? संजय। अभी दीपा को प्रेम से बहुत ज्यादा जो समस्या हुई थी, प्रेम करने से समस्या हुई थी, निशीथ से वो चोट खाई हुई थी।
जब उसको संजय मिलता है तो धीरे धीरे परिचय होता है, बातचीत होती है। आमतौर पे आदमी जब अकेला रहता है उसको लगता है कि कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, तो संबंध, ये जो संजय से पहले जो परिचय होता है, फिर धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया चलती है और धीरे धीरे इसको आप प्रेम कह सकते हैं कि प्रेम हो जाता है। लेकिन अब इस समय का प्रेम जो है दीपा का, वो थोड़ा मैच्योर लेवल का प्रेम है। अब समझना पड़ेगा आपको, अब वो रिसर्च कर रही है, वो 18 साल की बच्ची नहीं है, ठीक है। अब इसी बीच एक बड़ा ही नाटकीय बदलाव आता है। ये ऐसी कहानी है जिसके ऊपर फिल्म बन सकती है। इसी बीच एक नाटकीय बदलाव आता है। क्या होता है, दीपा को एक इंटरव्यू देने जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर का। किसका? एक इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू है कलकत्ता में। कहां पे साहब? कलकत्ता इंटरव्यू देने जाना है। इसने कहा दीपा ने कि भैया संजय तुम मेरे साथ चलो, इंटरव्यू दिला दो मुझे। संजय ने कहा कि मेरे पास अभी तो देवी समय नहीं है, मेरे ऑफिस का बड़ा काम है, और तुम आओगी मैं तुमको गुलदस्ते से तुम्हारा स्वागत करूंगा, मैं तो यहीं हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, और हम तुम जो हैं एक ही हैं। संजय इसको खूब मोटिवेट करता है, हमेशा इसके हॉस्टल में जाता है, चंपा चमेली के फूल लेके जाता है। मतलब आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। हमेशा ऐसा फूल लेके जाता है कि इसका कमरे में हमेशा वही खुशबू रहती है, तो इसको ये लगता है कितना मुझसे प्रेम करता है। लेकिन संजय का प्रेम अलग टाइप का है। संजय एक अलग टाइप का प्रेमी है और निशित एक अलग टाइप का प्रेमी था, ठीक है। अब पहुंचते हैं कलकत्ता। कहां पहुंचे? कलकत्ता। कलकत्ता अकेले पहुंची दीपा, लेकिन वहां पे हुआ क्या कि दीपा अपने सहेली के यहां गई और वहीं पर निशित आ गया। अब निशित आ गया। अब जब निशित, अब देखो बचपन का जो प्रेम होता है, अब यही बात यहां समझना पड़ेगा कि ये इतना गहरा प्रेम था इसका कि जैसे ही ये सामने आया तो ये अक्सर ये बोलती मैं तुमसे घृणा करती हूं, लेकिन जैसे ही ये सामने आया तो सारी जो इसकी घृणा थी वो प्रेम में बदलने लगी। अब ये कुछ बोल नहीं रही है। अब क्या करता है कि निशित दीपा के इंटरव्यू के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, मैं हूं ना यहां कलकत्ता में, तुम चिंता मत करो। सारे ऑफिसों का चक्कर काट लेता है और सब चीजें चल रही हैं, जोर लगा देता है, एड़ी चोटी का जोर लगाता है। नहीं, इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। बड़े अपने अप्रोच में एक ऑफिस में वो भी काम करता है कि नहीं तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम रिसर्च करी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। और उसके बाद दीपा को लगातार ये लग रहा है कि जब भी निशित उससे मिलता है तो मैं सब कुछ उसको बता दूं कि संजय मेरा क्या है, इस समय मेरा सब कुछ संजय के साथ में है। लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही है। हाँ, तुम अभी थोड़ा सुन लो, अभी तुमसे पूछेंगे तब तुम पूरी कहानी बताना। और चाह के भी संजय के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। निशित जब जब उसके सामने आता है उसको वही 18 साल वाला प्रेम याद आता है, वो रोमानियत वाला प्रेम है उसके दिमाग में। अब सोचिए वो मैच्योर है बिल्कुल, लेकिन वही पुरानी यादें जब सामने खड़ी हो गई तो पुनः उसी चीज का उद्वेलन होने लगा जो पहले हुआ करता था। ये मनोविज्ञान है, गहरा लेखिका मनोविज्ञान से खेल रही हूं। आप लोग समझ रहे, आप लोग सुन रहे, कहानी चल रहा है, बहुत मजा आ रही। ये मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान। मन में उतर गई हो आपके, हम कुछ नहीं बोल रहे, इस समय लेखिका बोल रही है। अब वहां पर जो निशित है उसको देखकर इनको ऐसा लग रहा है, और वो अपने भीतर ही भीतर लड़ रही है कि मेरा असली प्रेमी कौन है, संजय है। मैं अपने आप से के साथ छल कर रही हूं, खुद से लड़ती हैं, और अंततः लड़ते 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 निशित के पक्ष में झुक जाती हैं। अब वो निशित के पक्ष में झुकी, लेकिन जब वो जा रही हैं
अब भाई इतने समय के बाद उनको उनको वापस भी आना है, तो कानपुर वाली ट्रेन में बैठी तो निशीथ आया। अब उनका मन कर रहा है कि वो निशीथ सब कुछ बोल दे, कह दे कि तुम रुक जाओ तो मैं ही रुक जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहां से। लेकिन निशीथ और घाक है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, उसने केवल हाथ रख दिया। उससे उसको और कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। और दीपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो किसी तरीके से, जैसे ट्रेन आगे बढ़ी उसका ये हुआ कि अब क्या कर सकते। तो पहुंचती है कानपुर। कानपुर पहुंचती है तो उसको ये लगा कि लगता है कि जो निशीथ बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाया, तो एक पत्र लिखती है निशीथ को। ठीक है, पत्र लिखा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूं, तुम चाहो तो। 4 दिन के बाद उधर से, भाई ये तो शुरू का मक्कार है, ये जब छोटा था तभी से मक्कारी इसके दिमाग में चल रही है, तो अभी कहां सुधरेगा। इसने पत्र का जवाब भेजा और हल्की प्रक्रिया दिया, हल्की प्रतिक्रिया देता है, ठंडा जवाब। हाँ ठीक है, तुम अच्छा करो, मेरा तो यही मानना है, और तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा करो। और जैसे ही ये पत्र का जवाब वो सुनती है, दीपा को तुरंत असुरक्षा आ जाती है कि अब कहां जाऊं मैं। असुरक्षा का भाव तुरंत घेर लेता है, इनसिक्योरिटी की भावना। और तुरंत उसने अपना पाला बदला और दूसरा गियर जो रिवर्स वाला डाला और ये कहा ऐसा है संजय ही ठीक है। लेकिन यहां आप देखेंगे कि नायिका ने भावना को ज्यादा बल दिया है, लेकिन जो पुरुष है वो भावना के पक्ष पे झुका नहीं। यह दिखाया गया है कि महिलाएं आमतौर पर भावनाओं को लेकर ज्यादा ईमानदार होती है। जैसी दिव्या दिखाई दी आपको, वैसी ही यहां पर आपको जो दीपा भी दिखाई देगी। और फिर उसी समय संजय आ जाता है। जैसे ये पत्र आता है वो भाव खो उठती है कि बताओ इसके दिमाग में तो ऐसा ही चल रहा, मैंने क्या क्या सोचा था। संजय आ जाता है, संजय को देखकर भाव खो उठती है और उसे अपना लेती है। और ये अपने मन में सोचती है कि निशीथ एक भ्रम था, एक मेरा भ्रम था, और वास्तविक मेरा जीवन संजय है, यही सच है, यही दुनिया है मेरी। ये सपना है लेकिन वो सपना जीना चाहती है। यहां समझना पड़ेगा कि सपना उसके लिए सच से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सपना सपना ही बना रहना चाहता है। ये है, यही सच है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? तुमको पहले से ही पता थी? कहां घर है तुम्हारा? गांव कहां है बताओ? तुम गाजियाबाद से और ये मामला कानपुर का चल रहा है, तुमको समझ में आ गया। संवेदना पक्ष, सेल्फ पक्ष। आनंद के साथ पढ़ना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आनंद के साथ पढ़ते हैं। ये सब ऐसे हिंदी साहित्य हो गया, ये आपकी मैच्योरिटी की डिमांड करते हैं कि आप थोड़े मैच्योर हो। इसीलिए जब थोड़े कम उम्र के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये विषय बहुत आनंद देने लगता है, लेकिन वो फिर अधिकतर आगे नहीं बढ़ पाते। आनंद के साथ साथ पढ़ने का भी प्रयास करिए, हाँ आगे बढ़िए। अगर आप देखेंगे तो यहां जो इसका नाम है कि यही सच है, यही सच से ही इसकी संवेदना आपको साफ साफ दिखाई देगी कि क्या कहना है। कुछ चीजें सपना होती हैं और कुछ चीजें सच होती हैं। कुछ हम लोग सपने देखते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश ये होता तो ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। लेखिका इसी बात को समझाना चाहती हैं कि सच क्या है और इसकी अलग अलग जो संभावनाएं
क्या हो सकती हैं इसको भी दिखा रहे हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो इस कहानी में कई मानसिक द्वंद्व दिखाई देंगे, कई मानसिक संघर्ष हैं, द्वंद्व हैं, और उस द्वंद्व के बाद आखिरी में निर्णय आता है। लेखिका बीच में यह दिखाती हैं कि द्वंद्व में से ही कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो सच तो नहीं है, लेकिन नायिका के लिए मतलब वही बात अच्छी है, सच है। दीपा बार बार उसी चीज को सच मानती है जो वास्तव में भ्रम है, लेकिन वो उसके पीछे क्यों भाग रही है? मनुष्य भावना प्रधान है, समझना पड़ेगा। हम मशीन तो है नहीं, हम मशीन होते तो जो तो हमको सेट कर देते हम यहीं रुके रहते। भावना, और भावना उस समय ज्यादा बलवती हो जाती है जब कोई हमारा जो पुराने संबंध में मिल जाए, बहुत पहले जिसको हम मान लो कुछ बहुत कुछ समझे हो और वो सामने आकर खड़ा हो जाए, तो फिर आपके सामने विकल्प नहीं रहते, और वही विकल्प यहां पर दीपा के सामने भी नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको समझना पड़ेगा कि यही सच है। कहानी की मूल संवेदना क्या है, कहानी के भीतर क्या है? कहानी के भीतर इस बात को आप बिल्कुल साफ देख पाएंगे कि सच क्या है। प्रेम चाहे जितना भी गहरा हो वह विचलनहीन नहीं होता, मतलब उसमें विचलन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इधर उधर नहीं होना चाहिए। प्रेम है और विचलन है तो प्रेम नहीं है। प्रेम गहरा हो लेकिन विचलनशील नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो शहरी जो व्यक्ति है वो कहता तो जरूर है कि प्रेम है, लेकिन शहरी व्यक्ति के प्रेम में विचलन बहुत दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वो इधर उधर बहुत दिखेगा, कभी आपको एक जगह नहीं दिखाई देगा। ये चीज दिखाई देती है। अगर आप इस कहानी की जो मुख्य पात्र है, जो दीपा को देखें, तो उसकी मनोस्थितियां आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। उसकी प्रतिबद्धता किसके प्रति है? संजय के प्रति है। जो प्रतिबद्धता है कि नहीं अब मैं इसके साथ रहूंगी, वो तो मक्कार था, उससे वो घृणा करती है निश्चित से। वो घृणा करती है, लेकिन जब घृणा का भाव आया तब वो संजय के प्रति आसक्ति हुई, आकर्षित हुई, और उसके प्रति ही उसकी प्रतिबद्धता थी। अगर संजय उसके साथ कलकत्ता जाता तो हो सकता है ये सारी बातें ही ना होती, लेकिन वो नहीं गया। और स्थितियां यहां पे ये दिखाया जा रहा है, स्थितियां अगर कुछ बन गई तो उसमें फिर किसी का अपराध नहीं होता, स्थितियों का अपराध होता है। लेकिन जैसे ही दीपा किसी गहरे संबंध, जो उसका एक बहुत अच्छा संबंध था, उसके सामने आती है तो कैसे वो प्रतिबद्धताएं टूटने लगती, कैसे इससे किए गए जो वादे हैं वो टूटने लगते। ये चीज इस कहानी में दिखाया गया। मनु भंडारी ये दिखाना चाहती हैं कि कोई स्थिति ऐसी हो सकती है कि कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर स्थितियां बदल दी जाएं तो स्थितियों के कारण व्यक्ति के निर्णय भी बदल जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, और अपने भावनात्मक वेग को संभाल पाना सबके बस की बात नहीं। भावनाओं का प्रबंधन भी होता है, यही है इमोशन बैलेंस, इमोशन मैनेजमेंट। एथिक्स में इसको पढ़ना होता है कि इमोशन का मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर इमोशन का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहां आप देखेंगे कि लोग सोचते हैं कि व्यक्ति का प्रेम अटूट और विचलनहीन होता है, वे सच से बहुत दूर हैं। दीपा की कुछ ऐसी मनस्थितियां हैं जो तीखे सच को हमारे सामने रखती हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं। वो संजय को कहती है कि विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार सच है। निशीथ का प्यार मात्र छल था, भ्रम था और झूठ था।
मैं उसे जल्द ही बता दूंगी कि मैं संजय से विवाह करने वाली हूं। यह भी बता दूंगी कि मेरा पिछला सब कुछ मैं भूल चुकी हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूं, इस जिंदगी में कभी भी उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। यह बात वो बोल रही है। फिर कहती है कि यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीत ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे। फिर कहती है कि मुझे क्या, ये अपने से बात करे ये सब कुछ। फिर एक बार जब वो कलकत्ता जाती है तो कलकत्ता में एक बार उससे निशीत कहता है कि नहीं हम लोग घूमने चलेंगे, तो घूमने जाती है। वह जानती है कि निशीत उसके बगल में बैठा है और उस समय ऐसी इच्छा करना, ऐसी बात सोचना कि कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मैं उसकी दिशा में ही अनुचित रूप से बही जा रही हूं। भावनाएं व्यक्ति का निर्माण कर रही हैं। यहां समस्या जो दीपा की नहीं है, समस्या भावनाओं की है। अब भावनाएं ही आ रही हैं। लोग, राजेश खन्ना का दौर था, लोग खून से उनके लिए पत्र लिख देते थे भैया भावना के चक्कर में। अमिताभ बच्चन आए इलाहाबाद में तो वहां पे हॉस्टल की लड़कियों ने जो दुपट्टे बिछा दिए, भावना ही तो है। भावनाएं कंट्रोल नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते जिनको देख के भावनाएं कंट्रोल नहीं है किसी की। ऐसी लोकप्रियता होती है। देवानंद के प्रति थी, मीना कुमारी, अरे लोग हैं ऐसे जिनके प्रति भावनाएं कंट्रोल नहीं होती। तो ऐसी भाई जो निश्चित वो सुपरस्टार था उसके लिए, अब वो मिला बहुत दिन के बाद, अब उसके बारे में सोच रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां आप देखें कि कैसे जीवन का एक पक्ष सामने रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको लिखवाना चाह रहे थे लेकिन अब लिखवा दें। हाँ ऐसे लिखना है, लेकिन इसमें संवेदना और सेल्फ पक्ष भी बना के लिखना है। हाँ कल लिखो, चलो छोड़ो, चलो रहने दो आज।